Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि है यूपी नीट यानी MBBS BDS की जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, उसका जो ब्रोशर है वो रिलीज़ हो चुका है। क्या रूल्स रेगुलेशन है पूरा इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। राउंड वाइज क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बदलाव नियम में आए हैं। जो पहले से काउंसलिंग का प्रोसेस था उससे पूरा बदल चुका है। काफ़ी अच्छे चेंजेस भी आए हैं और कुछ नुकसान वाले भी हैं। तो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे शुरू से लास्ट तक। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं उनके पास चैनल का लिंक ज़रूर भेजें। और यहाँ पर पूरा शुरू से लास्ट तक डिस्कस करूँगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, उसको आप लोग मैनेज करना, क्योंकि हर एक पॉइंट को यहाँ पर हम कवर करते हुए चलेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 26 जुलाई 2024 को आया था, ठीक है। और उसके साथ ही हमारे चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर आपको पता ही होगा पेड काउंसलिंग भी कराते हैं, जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है। और प्लेटिनम प्लान जिसमें पूरा काउंसलिंग कराई जाती है टीम के थ्रू, उसका चार्ज अभी के लिए 4000 है, जो कि आगे बढ़ाया भी जाएगा क्योंकि हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन आया, इसमें एलिजिबिलिटी की सबसे पहले बात की जाए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट यूजी 2024 की परीक्षा में प्रतिभाग किया है, यानी जिन्होंने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया है और उसको क्वालिफाई किया है, वो सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी मार्क्स की अगर बात की जाए तो जनरल और EWS के लिए, यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, यानी अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, OBC SC ST, तो आपके मार्क्स जो हैं जो NTA ने निर्धारित किए थे 127, उतने मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। और जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 164 मार्क्स होने चाहिए। फिर जो अगला पॉइंट है वो उन स्टूडेंट से रिलेटेड है जो दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, उनके लिए जो मार्क्स हैं वो 164 चाहिए मिनिमम। 164 या इससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं, जो कि अब घट के 162 हो गया, सॉरी, तो आपको 162 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तो 162 या इससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगला एलिजिबिलिटी का पॉइंट है वो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अगर आप गवर्नमेंट MBBS या BDS कॉलेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, जिसे निवास प्रमाण पत्र कह रही हैं यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट कोटा 85% के लिए। लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है और आपने यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश में रह के आपने 10th और 12th पास किया है, यूपी से होने का मतलब यानी यूपी बोर्ड से, अगर आपने यूपी में रहकर CBSE बोर्ड से भी पास किया है या किसी और बोर्ड से यूपी में रह के पास किया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अगर आपने 10th और 12th दोनों किया है तो। लेकिन ऐसी कंडीशन हो सकती है जो यहाँ पर 5th पॉइंट में कहा है कि आपने या तो 10th किया हो या 12th किया हो, यानी दोनों में से अगर कोई एक किया है और बाकी जो दूसरा कोर्स है यानी 10th या 12th में से कोई एक आपने बाहर किया यूपी के, तब आपको जो है यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में चाहते हैं तो, या फिर आपने यूपी से 10th 12th किया हो, तब आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो अगला पॉइंट आता है वो है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, यानी अगर आप प्राइवेट में MBBS या BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी में, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा यूपी एक ओपन स्टेट है, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक और जो बड़ा चेंज है जो कि इसी साल आया है, वो ये कि अगर आपने लास्ट ईयर 2023 में काउंसलिंग की थी और आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई यूपी नीट से काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिला था, ठीक है, यूपी नीट के थ्रू आपको कोई कॉलेज लास्ट ईयर मिला था स्टे वैकेंसी राउंड में और आपने उस कॉलेज को अगर छोड़ दिया तो आप इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि ये रूल ही पिछले साल आया था कि अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको अगले साल डिबार कर दिया जाएगा। यही सेम रूल इस साल के लिए भी है। अभी मैं आगे बताऊँगा भी कि अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिला और आप उसको छोड़ देते हैं या कैंसिल करा देते हैं किसी भी वजह से, तो आप अगले साल के लिए काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होंगे। अगले से अगले साल जो है काउंसलिंग में एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी जो NTA के रूल हैं वो सेम यहाँ पर वैलिड रहेंगे। फिर उसके बाद आती है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की बात। यूपी नीट में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होगा, तो आपको करना होगा https://upneet.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी नीट की। यहाँ पर जाकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो कुछ इस तरीके से करना है, जिसमें आपका 2 अमाउंट लगेगा, एक होगा सिक्योरिटी अमाउंट और दूसरा होगा आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जो कि नॉन रिफंडेबल है। सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेबल है, यानी आपका अगर काउंसलिंग प्रोसेस सही से रहता है, आप कोई गलती नहीं करते हैं, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग के लिए, यानी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के 2000 रुपये लगेंगे। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए 1000 लगेगा, यानी 2 बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए सेम एक ही रजिस्ट्रेशन है, एक बार करेंगे। अगर आपको तीसरे राउंड तक कोई भी कॉलेज में नहीं मिलता है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसका अमाउंट जो है 1000 रुपये होगा।
फिर है सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर, जो कि रिफंडेबल है, अभी मैं नीचे बताऊँगा। अब यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बोला गया। स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह का मतलब होता है एलिजिबल अभ्यर्थियों को नवीन पंजीकरण करना जरूरी है। यानी जो भी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन नया करना पड़ेगा और 1000 रुपये का उसका अमाउंट भी जमा करना पड़ेगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं आएगा। दूसरा अमाउंट रिफंडेबल वाला जो कि सिक्योरिटी अमाउंट है, कितना लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूपी में, चाहे वो BDS का कॉलेज हो या फिर MBBS का, तो आपको 30,000 रुपीज़ जमा करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के। निजी क्षेत्र, निजी का मतलब होता है प्राइवेट, तो प्राइवेट में मेडिकल यानी MBBS के लिए करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपये का अमाउंट लगेगा, और प्राइवेट में BDS के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 लाख रुपये आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। यह आपका काउंसलिंग कंप्लीट होने के 2-3 महीने बाद वापस आ जाता है, अगर आप सही से काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं तो। यानी अगर आपने काउंसलिंग में कहीं गलती की तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट ये जब्त हो जाएगा। इसलिए पूरे रूल्स रेगुलेशन को आप सही से जान लें, तभी काउंसलिंग करें। अगला, ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी मेडिकल एवं डेंटल दोनों क्षेत्रों में हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेडिकल और डेंटल सब में, तो आपको 2 लाख रुपये, यानी जो ज़्यादा वाला है 2 लाख रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के डेंटल कॉलेजों की सीटों पर, यानी आप जो है गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी BDS की सीट पर ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको 1 लाख रुपये की यहाँ पर सिक्योरिटी जमा करनी होगी आपकी। फिर बात आता है कैसे जमा करेंगे आप सिक्योरिटी अमाउंट। तो सिक्योरिटी अमाउंट आपका ऑनलाइन जमा होगा। धरोहर धनराशि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग में अर्ह नहीं होंगे। यानी जिन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट नहीं जमा किया होगा वो काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होंगे। समस्त चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो ऐसे दशा में उसकी धरोहर धनराशि उसी खाते में नियमानुसार वापस कर दी जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग किसी दूसरे से काउंसलिंग कराने हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अगर आप किसी दूसरे से काउंसलिंग कराने तो अपना जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो अपने अकाउंट से जमा करें। जितने भी स्टूडेंट हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए आए थे उनसे हमने पहले ही बोल दिया था कि जो सिक्योरिटी अमाउंट है आपको अपने अकाउंट से भरना होगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो उसी अकाउंट में वापस आएगा जिससे आप फीस कटाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। आपको अगर किसी दूसरे से भी काउंसलिंग करा रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखें, पैसा जो है अपने खुद के अकाउंट से कटाएं, क्योंकि उसी में वापस आएगा। फिर उसके बाद आता है अभिलेखों का सत्यापन, यानी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। तो आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी पहली बात तो काउंसलिंग में, तो आपके जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है ना, यानी जिनके बेस पर आपका एडमिशन हो रहा है, उनको यहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको लगाना होगा इसमें। जो पहला डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए वो है हाई स्कूल की मार्कशीट या प्रमाण पत्र, यानी या तो आपके पास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो या फिर 10th की मार्कशीट। दूसरा इंटरमीडिएट की मार्कशीट यानी 12th क्लास की मार्कशीट। अगर किसी भी रिजर्वेशन से OBC, SC, ST, EWS, एक्स आर्मी, NCC, फ्रीडम फाइटर, PWD किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ज़रूरी होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद फिर आपको जो है कोई भी एक सेंटर को चूज़ करना होगा जिसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले हैं ये आप अपलोड कर देंगे और फॉर्म में ही भरेंगे कि किस सेंटर पे आप जो है वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, जहाँ से ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन इन सभी डॉक्यूमेंट्स का होगा। ठीक है, तो ये सारे कॉलेजेस के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ये पूरी PDF जो है मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं पूरे रूल्स रेगुलेशन वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद आरक्षण यानी रिजर्वेशन की बात आती है। तो जो यूपी के अंदर रिजर्वेशन पहले से चलता आ रहा है वही है। अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS 10%। बाकी जो इसमें मेन चीज़ है वो 2 डॉक्यूमेंट को लेकर जो पहले भी था वही इस साल भी है, वो है OBC और EWS सर्टिफिकेट। EWS और OBC सर्टिफिकेट जो है आपका 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का होना चाहिए, वही यहाँ पर जो है माना जाएगा। और बाकी जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं वहाँ पर 50% सीट जो है वो माइनॉरिटी के लिए फिक्स रहेंगे और बाकी 50% जो सीट्स हैं वो ओपन कैटेगरी के लिए होंगी, यानी किसी भी आप कैटेगरी के हों वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर काउंसलिंग एवं आवंटन प्रक्रिया, यानी जो काउंसलिंग और अलॉटमेंट की प्रोसेस है उसके अंदर यहाँ पर क्या क्या रूल्स रेगुलेशन हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर काउंसलिंग रूल्स की बात की जाए तो पहला तो ये है कि जो आपकी पूरी काउंसलिंग है, जो डेट्स आएंगी यानी जो शेड्यूल आएगा यूपी नेट काउंसलिंग का, उसके अकॉर्डिंग ही पूरी काउंसलिंग होगी। फिर उसके बाद जो बोला गया है कि टोटल 4 राउंड्स होंगे काउंसलिंग के, पहला, दूसरा, तीसरा और स्टे वैकेंसी, जिसे चौथा राउंड भी कहा जाता है। फिर उसके बाद अभ्यर्थी प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट को तृतीय चक्र की काउंसलिंग तक अपग्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी है ये कि आपको कोई भी कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला है या सेकेंड राउंड में मिला, उसे आप अपग्रेड करके 3rd राउंड तक ले जा सकते हैं।
फर्स्ट में मिला है तो सेकंड में लेके फिर से आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो थर्ड राउंड तक आपके पास ऑप्शन है अपग्रेडेशन का। लेकिन जो अगला पॉइंट यहाँ पर बोला गया वो पहले भी रूल था और इस बार भी, कि आपको जो भी कॉलेज मिलता है अपग्रेडेशन के बाद, तो जो नया कॉलेज मिला होता है उसमें आपको एडमिशन लेना ज़रूरी होता है। अगर किसी भी केस में आप एडमिशन नए कॉलेज में नहीं लेते हैं तो पुराना तो ऑलरेडी चला गया होता है। जैसे ही कोई नया कॉलेज अलॉट होता है, पुराना चला जाता है, तो आपको नए में एडमिशन लेना ही लेना है। अगर नहीं लेते हैं तो उसमें माना जाएगा कि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। तो उस टाइम पर जो रूल काउंसलिंग के होंगे वो उसी हिसाब से होंगे, उससे अगला जो राउंड है उसके हिसाब से हो सकता है आपकी सिक्योरिटी उसमें जब्त हो जाए, क्योंकि ये राउंड वाइज जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं। और फिर अगला पॉइंट जो है पुनरावंटन हेतु अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग में, यहाँ पर बोला गया कि अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, तो सेकंड राउंड में आप जो कॉलेज मिल गया उसको चॉइस फिलिंग में ना डालें, क्योंकि अगर आपने फिर से वही कॉलेज डाल दिया और दोबारा से अलॉटमेंट उसी कॉलेज का हो गया तो आपको दोबारा कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स को निकालने पड़ेंगे, फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप या तो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी उससे अच्छे लेना चाह रहे होंगे तभी तो अपग्रेडेशन कर रहे हैं, बाकी सेम कॉलेज को आपको चॉइस फिलिंग में नहीं डालना। यहाँ पर मेन चीज़ यही बोली गई है। अब उसके बाद राउंड वाइज क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो देखते हैं। प्रथम चक्र की काउंसलिंग, यानी जो पहले राउंड की काउंसलिंग है उसके क्या रूल हैं। राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों हेतु प्रथम चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी को निःशुल्क निगम फ्री एग्जिट की सुविधा होगी। यानी पहले राउंड में चाहे आप गवर्नमेंट में ट्राई कर रहे हो, प्राइवेट में ट्राई कर रहे हो, तो आपके लिए जो फ्री एग्जिट का मौका है ये पहले कभी नहीं हुआ यूपी में। ये पहली बार ऐसा चेंज देखने को मिला और इससे देखना रैंक में पूरा ड्रास्टिक चेंज आएगा इस बार यूपी की। क्योंकि पहले ऐसा होता था मोस्टली सीट जो है फर्स्ट राउंड में भर गई और फिर उसके बाद कट ऑफ सेकंड राउंड में और ज़्यादा बढ़ जाती थी, थर्ड में और फिर मॉपअप में या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जाकर थोड़ी कम होती थी कट ऑफ, यानी फर्स्ट राउंड में लॉस्ट रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। वह सेकंड राउंड में भी कॉलेज लेंगे, फिर फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेंगे और उसको अगर उनका मन होगा तो एडमिशन लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, उनकी सिक्योरिटी अमाउंट बचा रहेगा। पहले ऐसा होता था आपको एडमिशन लेना पड़ेगा वरना सिक्योरिटी अमाउंट चला जाता था। तो इससे जो है काउंसलिंग में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस बार देखने को मिलेगा। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से निःशुल्क फ्री एग्जिट की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र अथवा तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पुनः प्रतिभाग कर सकेंगे। यानी पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला और आपने फ्री एग्जिट कर दिया, यानी उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो आप सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। ये अभी रूल्स मैं इसमें सेकंड राउंड बारे में बताऊंगा। देखो, प्रथम चक्र की काउंसलिंग से अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है पहले ये बताया गया है। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थी को द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तब आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने फ्री एग्जिट कर दिया, यानी उसमें एडमिशन नहीं लिया, तब भी आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला या आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट पहले भर दिया था लेकिन सिर्फ चॉइस फिलिंग नहीं की थी, तो आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में यहाँ पर कर सकते हैं। अगला आता है राजकीय तथा निजी क्षेत्रों में मेडिकल या डेंटल कॉलेजों हेतु द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश करना अनिवार्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये चेंज पहले फर्स्ट राउंड में भी ऐसा होता था कि आपको अनिवार्य होगा एडमिशन लेना, और यहाँ पर सेकंड राउंड में किया गया है रूल कि आपको सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी, आपको बोला गया। अन्यथा की स्थिति में जमा की गई धरोहर धनराशि, संपूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। आपकी पूरी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करके एलिजिबल होंगे। यानी अगर आपने सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला उसको एडमिशन नहीं लिया तब आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी, और अगले राउंड में अगर आप फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपको फिर से सिक्योरिटी अमाउंट नया जमा करना पड़ेगा, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। फिर उसके बाद जो अगला रूल आता है सेकेंड राउंड का वो है राजकीय तथा निजी क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों या डेंटल कॉलेजों में प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। यानी आप या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज में फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन ले लिया और फिर उसके बाद आपने अपग्रेडेशन डाला, सेकंड राउंड में आपको अपग्रेड होकर दूसरा कॉलेज मिल गया, और जो दूसरा कॉलेज मिला है उसमें अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी, क्योंकि जो पहला कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन लिया था वो ऑलरेडी जा चुका होगा। उसके द्वारा राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों डेंटल कॉलेजों प्रवेश हेतु शुल्क को छोड़कर, यानी एडमिशन शुल्क, एडमिशन फीस को छोड़कर बाकी जो उसकी फीस है वो वापस कर दी जाएगी। तत्संग जमा संपूर्ण शुल्क एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों डेंटल कॉलेजों हेतु उसके द्वारा तत्समय जमा शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी जो आपकी ट्यूशन फीस है, जो आपने कॉलेज फीस भरी थी वो आपको वापस कर दी जाएगी। जो उसका एडमिशन की फ़ीस होगी वो वेरी कर सकता है, कहीं पर 400, 500, 1000, तो जो भी रजिस्टर वहाँ पर एडमिशन की फ़ीस होगी उसको छोड़ के बाकी आपकी ट्यूशन फीस जो है वो मेनली वापस कर दी जाएगी, और इस केस में आपकी सिक्योरिटी तो जब्त कर दी जाएगी। फिर अगला है थर्ड राउंड, यानी तीसरे राउंड में काउंसलिंग के क्या नियम हैं। प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थी को तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पूरे धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
तीसरे राउंड में आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कब? आपको फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो डायरेक्टली थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट या सेकंड में आपको कॉलेज मिला और आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तब यहाँ पर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट फिर से जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्या नियम है थर्ड राउंड का? राजकीय तथा निजी क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों हेतु तृतीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर भी अगर आपको थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज मिलता है उस पर एडमिशन लेना मस्ट है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो जमा है वो पूरी जब्त कर ली जाएगी। उसके साथ ही अगला राउंड है, अगली जो रूल है वो है राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों यानी गवर्नमेंट वाले मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रथम द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से पुनरावंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेते तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर धनराशि तत्समय जमा किए गए समस्त शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया? अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपने थर्ड राउंड में कोई भी रिशफल होगा, रिशफल यानी आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिला था, आपने अपग्रेडेशन किया और आपको नया कॉलेज तीसरे राउंड में मिल गया और अगर आपने नए कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी और उसके साथ ही जो आपने फीस वहाँ पर जमा की थी वो भी जब्त कर ली जाएगी गवर्नमेंट कॉलेजेस के केस में। फिर प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट में यहाँ पर मैं रूल्स को थोड़ा बना, निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों हेतु प्रथम द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर धनराशि तत्समय जमा किए गए शिक्षण शुल्क का 50%। यानी अगर आप प्राइवेट के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला, उसमें एडमिशन लिया, अपग्रेडेशन तीसरे राउंड में डाला और कोई नया कॉलेज आपको मिल गया, आपने उसमें जाकर एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी चली जाएगी 2 लाख अगर आप MBBS के लिए कर रहे हैं तो, BDS के लिए 1 लाख। उसके साथ ही जो आपने फीस जमा करी थी एडमिशन के टाइम पर कॉलेज की पुराने वाले, उसकी 50% फीस भी जब्त कर ली जाएगी और गवर्नमेंट में पूरी सीट्स जो फीस है वो जब्त कर ली जाएगी, यानी वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तृतीय चक्र की काउंसलिंग को आवंटन की प्रोसेसिंग के पश्चात यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट बचती है, यानी अगर आप किसी कैटेगरी के हैं और यहाँ पर कुछ कैटेगरी की सीट्स अगर बच जाती हैं तो उनको कन्वर्ट करके दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसका रूल जो है यहाँ पर है, आप इनको देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगला है स्टे वैकेंसी राउंड के संबंध में, यानी स्टे वैकेंसी राउंड में क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपको रूल्स देखेंगे। स्टे वैकेंसी राउंड हेतु वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी 2024 के किसी भी चक्र की काउंसलिंग में कोई सीट आवंटन नहीं हुई है। 2024 में आपने जो काउंसलिंग की है कोई भी अभी तक आपको सीट नहीं मिली है, ना ही यूपी कोटा से ना ही ऑल इंडिया कोटा से, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको अगर कहीं भी MBBS में एडमिशन मिल गया तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे ऑल इंडिया से मिला हो या फिर यूपी कोटा से। एक और BDS के लिए एक नया रूल है, मैं यहाँ पर बताऊँगा। स्टे वैकेंसी राउंड हेतु UG की ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी किसी चक्र में आपको अगर कॉलेज मिल गया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड वाला मैं डिस्कस करता हूँ। यूपी नीट यूजी 2024 के प्रथम द्वितीय तृतीय चक्र की काउंसलिंग से BDS पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड में MBBS में चॉइस फिलिंग करने हेतु एलिजिबल होंगे। यानी आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में कोई भी आपको जो है BDS में कोई भी कॉलेज आपको मिला, उसमें आपने एडमिशन ले लिया तो आप जो है MBBS के लिए स्टे वैकेंसी राउंड में जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बॉर्डर पे होंगे, जो देखना चाहते हैं कि MBBS उनको मिले या ना मिले, तो लास्ट में स्टे वैकेंसी राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या नियम है? ऐसे अभ्यर्थी नियम अनुसार राजकीय या निजी क्षेत्र के MBBS पाठ्यक्रम हेतु देय धरोहर धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जिस भी कोर्स के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है उनको यहाँ पर जमा करनी होगी। उसके अकॉर्डिंग जिन अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि जमा नहीं होगी वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, और जिनकी सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं होगी उनको जो है चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे वो लोग। स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त एलिजिबल अभ्यर्थी को पृथक से 1000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। यानी जो भी यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको 1000 रुपये जमा करना पड़ेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस है, मैंने अभी पहले भी आपको बताया था। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों की काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किए हैं, वो प्रथम बार स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं तो उन्हें नियमानुसार धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। यानी अगर आपने अभी तक किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी में भी नहीं किया, तो आप डायरेक्टली स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है उसको ऑनलाइन जमा करना होगा और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है 1000 रुपये वो भी जमा करनी होगी स्टे वैकेंसी राउंड की। अगला आता है प्रथम द्वितीय तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गई है, उन्हें स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पहले राउंड, दूसरे राउंड या तीसरे राउंड में कोई भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है। जो आप पहले कर चुके हैं उसी के बेस पे फिर से आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन वहाँ पर 1000 रुपये देकर करना होगा, सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने की जरूरत नहीं है। अगला जो नियम है, स्टे वैकेंसी राउंड में आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल शैक्षणिक संबंध
प्रमाण पत्र आवंटित मेडिकल कॉलेज नोडल सेंटर पर ले जाने होंगे। यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आपका आधार कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें, मार्कशीट हो गई, तो जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। उसमें अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और इस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी जब्त कर ली जाएगी और जो भी राउंड में आपसे ये गलती हुई होगी उस राउंड के अकॉर्डिंग जो रूल्स होंगे उसी के हिसाब से जो है आपको सज़ा भी मिल सकती है। सज़ा इन द सेंस कि आपकी फ़ीस जब्त हो सकती है, सिक्योरिटी अमाउंट जा सकता है, क्योंकि उसमें माना जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रूव कर पाए इस वजह से। फिर उसके बाद जो कुछ रूल हैं वो हैं प्रवेश प्रक्रिया यानी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं MBBS BDS, तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाकर आपको एडमिशन कराना होगा, वही आपका नोडल सेंटर है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कुछ स्पेसिफिक सेंटर हैं जिनको नोडल सेंटर कहते हैं, वहाँ पर जाकर आपको जो है अपना एडमिशन कंप्लीट कराना होगा। अब इसके लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो नोडल सेंटर की लिस्ट है वो अभी नहीं आई है, यहाँ पर बोला गया है कि उसके लिए सेपरेट आ जाएगी। उसके साथ ही जो भी आपको नोडल सेंटर होगा वो आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसमें लिखा होगा कि आपका नोडल सेंटर ये है, वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी को आवंटित कॉलेज में प्रवेश हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में देय होगी के साथ निर्धारित नोडल सेंटर पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर जो अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी प्राइवेट कॉलेज वाले चाहे MBBS या BDS के हों, तो आपका जो भी नोडल सेंटर है वहाँ पर जाकर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। उसके साथ ही जो वहाँ की फ़ीस है उसको आपको डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में लेके जाना है, यानी DD की फॉर्म में लेके जाना है। DD डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहते हैं। किसके पक्ष में ले जाना, यानी किसके लिए बनवा के ले जाना, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में, ठीक है। तो इनके नाम से बनाकर DD आप ले जाएंगे और जो भी नोडल सेंटर वहाँ पर जाकर जमा कर देंगे। किसी भी दशा में धरोहर धनराशि शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी। और ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे लोग कभी सोच रहे हो कि जो सिक्योरिटी अमाउंट उन्हें भरा है वो फीस में जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो सिक्योरिटी वो वापस आएगी जिस अकाउंट से आपने भरी है उसी में, तो इसके लिए फ़ीस के लिए आपको अलग से जो DD है वो जमा करना पड़ेगा। प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा समस्त शैक्षणिक अभिलेख मूल रूप से संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज अथवा नोडल सेंटर पर जमा करना अनिवार्य होगा। यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी जिस भी कैटेगरी के आप बिलोंग करते हैं वो सारे लेकर एडमिशन कराना होगा, या तो आपके अलॉटेड कॉलेज में अगर आप गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं तो, या फिर प्राइवेट के लिए जो भी आपका नोडल सेंटर है वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन कंप्लीट कराना होगा। और फिर उसके बाद जो भी आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो जो आपके कॉलेज वाले हैं जिसमें भी आपका एडमिशन हुआ है वो NIC के पोर्टल पर आपका अपडेट करेंगे। अगर आपका नेम NIC के पोर्टल पर अपडेट नहीं होता है तो आपको एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। हालांकि कॉलेज का काम है, कॉलेज वाले खुद से कर देंगे। काउंसलिंग में आवंटित सभी अभ्यर्थी का नोडल कॉलेज या नोडल सेंटर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। यानी आपका जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट है वो हर कॉलेज में जो भी आपको कॉलेज मिला है या नोडल सेंटर है वहाँ पर होगा। त्यागपत्र देने यानी रिज़ाइन आपको करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल हैं। राउंड वाइज यहाँ पर सब अलग अलग रूल्स हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के। तो पहले राउंड में अगर त्यागपत्र देना है यानी रिज़ाइन करना है तो उसके लिए क्या रूल हैं। त्यागपत्र देने हेतु वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, अर्ह मतलब एलिजिबल होता है, जिनके द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गई हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया जिस कॉलेज नोडल सेंटर पर संपन्न की गई थी उसी कॉलेज नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। यानी आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन हुआ था, अगर गवर्नमेंट वाला था या फिर प्राइवेट में जिस नोडल सेंटर से आपने जाकर एडमिशन लिया था, अगर आप रिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको उसी सेंटर या नोडल सेंटर या कॉलेज में जाकर रिज़ाइन देना होगा। किसी दूसरी जगह से आपका जो है एडमिशन कैंसिल नहीं हो पाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नोडल सेंटर के प्रभारी अधिकारी समस्त त्यागपत्र नियमानुसार स्वीकार करेंगे। यानी जो भी कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ पर रिज़ाइन करने के बाद जो आपका डाटा है कॉलेज वाले अपडेट करेंगे NIC पोर्टल पर, तभी उसको माना जाएगा। कब आप जो है इसको रिज़ाइन कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर रूल है। पहले राउंड की अगर बात की जाए, फर्स्ट राउंड में, तो आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें आपने एडमिशन कंप्लीट कर दिया था, आप अगर उसे रिज़ाइन करना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट राउंड है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला तो सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी उससे 2 दिन पहले आप जो है जाकर कॉलेज में फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दिया कि 24 जुलाई को अगर जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी है किसी राउंड की, तो उससे 2 दिन पहले यानी 22 जुलाई को 11 बजे तक आप जो है चॉइस फिलिंग करने से 2 दिन पहले उसी नोडल सेंटर या कॉलेज में पहुँच अपना रिज़ाइन दे देंगे। और इस केस में जो आपकी क्या क्या रूल्स आप पर वैलिड होंगे। प्रथम चक्र में प्रवेशित कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रथम चक्र की काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि या समय के पश्चात त्यागपत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थी पर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से संबंधित विधान लागू होगा और यहाँ पर जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है और जो कॉलेज फीस है वो वापस कर दी जाएगी। यानी फर्स्ट राउंड में बिल्कुल फ्री एग्जिट की तरह है, आप अगर छोड़ देते हैं तो आपका पैसा भी वापस आ जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट भी वापस। तो यहाँ पर अगर सेकेंड राउंड के रूल्स की बात की जाए तो आप जो है सेकेंड राउंड के बाद एडमिशन लेने के बाद रिज़ाइन कर सकते हैं।
थर्ड राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी इससे 2 दिन पहले जो है आप रिज़ाइन कर सकते हैं। और 2 दिन पहले आप रिज़ाइन करने के बाद यहाँ पर जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी, वो चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करते हो या फिर प्राइवेट से। लेकिन जो आपने ट्यूशन फ़ीस जमा की थी वो आपकी वापस हो जाएगी दोनों केसेस में। लेकिन आपने जो एडमिशन फ़ीस भरी थी, जो गवर्नमेंट के लिए 1,000 है और प्राइवेट के लिए वेरी कर सकती है, वो उसको छोड़कर यानी एडमिशन फ़ीस को छोड़कर आपकी जो ट्यूशन फ़ीस थी वो वापस हो जाएगी और सिक्योरिटी अमाउंट आपकी जब्त कर ली जाएगी सेकेंड राउंड के बाद, अगर आप रिज़ाइन करते हो तो। उसके बाद थर्ड राउंड के रूल्स देखें तो थर्ड राउंड के रूल में वो सेम चीज़ है जो पहले था अभी तक, इससे पहले जैसा होता था। यानी थर्ड राउंड के बाद आपको जो भी सीट मिली है थर्ड राउंड में या उसके बाद आप सीट को रिज़ाइन नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर आप किसी वजह से छोड़ना चाहते हैं तो आप स्टे वैकेंसी राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले जो है रिज़ाइन कर सकते हैं। और इस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी जब्त हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस भी जब्त हो जाएगी जो आपने जमा की थी। उसके साथ ही अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी और उसके साथ आपने जो फ़ीस जमा की थी कॉलेज की वो 50% यानी आधी जब्त कर ली जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज की अगर 12 लाख फ़ीस है ट्यूशन फ़ीस, तो उसमें से 6 लाख आपको वापस हो जाएगी, 6 लाख जब्त कर ली जाएगी और 2 लाख सिक्योरिटी भी जब्त कर ली जाएगी। स्टे वैकेंसी राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड का भी वही हाल है कि आपको यहाँ पर कॉलेज छोड़ने की कोई बिल्कुल भी जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी, मतलब यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से कोई मौका नहीं दिया गया कि आप कॉलेज को छोड़ पाएँ स्टे वैकेंसी राउंड के बाद। जैसे मॉपअप में था वैसे ही आप सीट नहीं छोड़ सकते। लेकिन किसी भी वजह से फिर भी आप अगर सीट को छोड़ते हैं तो उस केस में जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट थी वो जब्त कर ली जाएगी और उसके साथ ही आपकी जो कॉलेज फ़ीस है जो आपने जमा की थी वो भी जब्त कर ली जाएगी, जितनी भी फ़ीस हो। या फिर कोई ऐसा केस हो कि जिसमें जो सिक्योरिटी अमाउंट है स्टूडेंट की फॉर एग्जांपल वापस आ चुकी है, 1 साल के बाद स्टूडेंट छोड़ता है तो उसको जो सिक्योरिटी अमाउंट जिसको वापस आया था वो फिर से उसको डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में जमा करना पड़ेगा। तो ये थे रूल्स रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो है पूरा ब्राउज़र कंप्लीट हो जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे सब हमने डिटेल में कवर कर लिए। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी बचे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।